हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे इतिहास के सबसे लंबे युद्ध सीरिया सिविल वॉर के बारे में जो 13 साल तक चला। तो इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि ये सीरियस सिविल वॉर कैसे शुरू हुआ और कैसे खत्म हुआ। एचटीएस विद्रोहियों के कब्जे के बाद सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद अब रूस पहुंच गए हैं। असद सरकार का तख्ता पलट हो गया है। राष्ट्रपति बशर अल असद विद्रोहियों के हमले के बाद देश छोड़कर भाग गए हैं। असद ने रूस में राजनीतिक शरण ली है। इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि आखिर सीरिया में कौन से धर्म के लोग रहते हैं और सीरिया के संघर्ष का क्या कारण था और आखिर सीरिया में वास्तव में क्या हुआ था और सीरिया में युद्ध किसके कारण हुआ। अब बात ये आती है कि इस्लाम से पहले सीरिया में कौन सा धर्म था और सीरिया में फ्रांस से आजादी कैसे मिली। तो दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए ये पूरी वीडियो। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं सीरियस सिविल वॉर के पीछे की पूरी कहानी। सीरिया में एचटीएस विद्रोहियों के कब्जे के बाद सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद अब रूस पहुंच गए हैं। असद सरकार का तख्ता पलट हो गया है। राष्ट्रपति बशर अल असद विद्रोहियों के हमले के बाद देश छोड़कर भाग गए हैं। असद ने रूस में राजनीतिक शरण ली है। सीरिया के इस विद्रोह के बाद दुनिया भर के देशों के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं सीरिया में विद्रोह की शुरुआत कब और कैसे हुई थी? अब आप जानेंगे 13 साल पुराने इस युद्ध के पीछे का पूरा इतिहास। तो दोस्तों, फरवरी 2011 सीरिया में सुधार की मांग को लेकर ट्यूनीशिया, मिस्र और लीबिया में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए कई छोटे छोटे प्रदर्शन किए गए थे। सीरियाई सुरक्षा बल कई लोगों को गिरफ्तार करके प्रदर्शनों को नियंत्रित करने में सक्षम रहे हैं। उसके बाद 6 जून 2011 में सीरियाई आधिकारिक मीडिया ने बताया कि तुर्की सीमा के पास उत्तरी शहर जिसर अल शुगुर में सशस्त्र गिरोहों ने 120 सैनिकों की हत्या कर दी थी। इस बीच विपक्ष के सदस्यों का दावा है कि प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार करने पर सैनिकों को मार दिया गया। फिर अगस्त 2011 में नेशनल न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि संघर्ष के पहले 5 महीनों के दौरान सीरियाई सुरक्षा बलों द्वारा 2200 से अधिक लोग मारे गए। फिर जून 2012 में विश्व शक्तियां जिनेवा में मिलती हैं और राजनीतिक परिवर्तन की आवश्यकता पर सहमत होती है। लेकिन इसे कैसे प्राप्त किया जाए, इस पर मतभेद संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित शांति प्रयासों के सालों को विफल कर देता है। उसके बाद जुलाई 2012 में असद ने उन कस्बों और शहरों पर हवाई हमले शुरू किया जिन्होंने उसके शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के पास अब हथियार हैं, वहीं हजारों लोग मारे जाते हैं। उसके बाद 2 अगस्त 2012 में संकट का समाधान निकालने में असमर्थ अन्नान सीरिया के लिए संयुक्त राष्ट्र और अरब लीग के शांति दूत के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। अल्जीरियाई राजनयिक लख्तर ब्राहिमी को अन्नान के प्रतिस्थापन के रूप में नियुक्त किया जाता है। फिर 2013 लेबनान के हिजबुल्लाह ने असद को कुसैर में जीत दिलाने में मदद की, विद्रोहियों की गति को रोका और टकराव में ईरान समर्थित इस समूह की बढ़ती भूमिका को दिखाया। अमेरिका ने रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल को रेड लाइन तो घोषित कर दिया, लेकिन दमिश्क के पास विद्रोहियों के कब्जे वाले पूर्वी घोंटा पर गैस हमले के बावजूद अमेरिकी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसमें कई नागरिक मारे गए थे। उसके बाद 2014 में अल-कायदा के एक गुट ने रक्का पर कब्जा कर लिया और सीरिया और इराक में शहरों पर कब्जा करते हुए इस्लामिक स्टेट का गठन कर लिया। फिर साल आता है 2018, जिसमें सीरियाई सेना ने पूर्वी घोंटा पर फिर से कब्जा कर लिया और फिर नेक्स्ट ईयर 2019 में इस्लामिक स्टेट ने सीरिया में अपना आखिरी इलाका भी खो दिया। रूसी मदद से असद सेना ने खान शेखुन को भी अपने नियंत्रण में ले लिया और फिर 2020 में असद शासन ने अधिकांश क्षेत्र और सभी मुख्य शहरों पर कब्जा कर लिया। विद्रोहियों ने उत्तर पश्चिम पर कब्जा कर लिया। तुर्की समर्थित सेना ने सीमा पट्टी पर कब्जा कर लिया। कुर्द नेतृत्व वाली सेना ने उत्तर पूर्व पर नियंत्रण कर लिया और फिर
2023 में 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले ने लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई शुरू कर दी। इससे अंततः सीरिया में समूह की उपस्थिति कम हो गई और इसने असद शासन को कमजोर कर दिया। और फिर 17 सितंबर और 26 नवंबर 2024 पड़ोसी लेबनान में हिजबुल्लाह और इजरायली की लड़ाई से हिजबुल्लाह को जबरदस्त झटका लगा। इसने अक्टूबर में सीरिया से अपने लड़ाकों को वापस बुलाकर अपनी अग्रिम पंक्ति को मजबूत किया। इसके बाद 26 नवंबर को एक नाजुक युद्ध विराम समझौते ने हिजबुल्लाह को सीमित अवसर दिए गए और फिर कुछ दिनों बाद 27 नवंबर को विद्रोही बल हयात तहरीर अल शाम HTAC ने एक नया आक्रमण शुरू किया। विद्रोहियों ने अलेप्पो पर एक नया हमला किया। असद के सहयोगियों के कहीं और ध्यान केंद्रित करने के कारण उसकी सेना जल्दी ही ढह गई। उसके बाद 7 दिसंबर 2024 फिर दिसंबर के महीने में HTS ने दारा और होम्स पर नियंत्रण कर लिया, जिससे दमिश्क प्रभावी रूप से अलग थलग पड़ गया। विद्रोही बल कुछ घंटों बाद दमिश्क में प्रवेश करते हैं क्योंकि रिपोर्ट सामने आती है कि असद भाग गया है। उसके बाद 8 दिसंबर 2024 इसके बाद 8 दिसंबर को विद्रोही बलों ने असद को सत्ता से हटा दिया और दमिश्क को आजाद घोषित कर दिया गया। अब आप जानेंगे कि आखिर सीरिया में लड़ाई क्यों हुई। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि सीरिया के कुर्दों ने मिलिशिया का गठन किया है और इस लड़ाई में शामिल हो गए हैं, जैसा कि भयावह इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड अल शाम ISIS ने किया है। दोनों ने सीरियाई क्षेत्र पर कब्जा करने और उसे अपने कब्जे में रखने के लिए विपक्ष, सरकार और एक दूसरे से लड़ाई की है। और बात ये आती है कि सीरिया में कौन से धर्म के लोग रहते हैं। सीरिया आज एक इस्लामिक देश के रूप में जाना जाता है, मगर यहाँ पहले ईसाई धर्म के लोगों की आबादी 12% हुआ करती थी। अब अनुमानों के मुताबिक सीरिया में 3 लाख ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। ईसाई मुख्य रूप से दमिश्क, अलेप्पो, होम्स, हामा, लताकिया और हसाका प्रांत के शहरों में और उसके आसपास रहते हैं। अब सवाल ये आता है कि सीरिया के संघर्ष का क्या कारण था। सीरिया में युद्ध क्यों चल रहा है। सीरिया में संघर्ष 2011 से शुरू हुआ है। कई लोग बेरोजगारी के उच्च स्तर, व्यापक भ्रष्टाचार और राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी से नाखुश थे। ट्यूनीशिया और मिस्र में अरब स्प्रिंग विद्रोह से प्रेरित होकर मार्च में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। और अब सवाल ये उठता है कि सीरिया में वास्तव में क्या हुआ था। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि 1980 में शुरू हुए ईरान इराक युद्ध के दौरान ईरान को समर्थन देने के कारण सीरिया के अरब जगत के साथ संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। अगस्त 1988 में युद्ध की समाप्ति के साथ ही सीरिया ने अन्य अरब देशों के साथ पुनः एकीकरण की धीमी प्रक्रिया शुरू कर दी। अब बात आती है कि आखिर सीरियाई गृह युद्ध सीरिया में चल रहा एक बहुपक्षीय संघर्ष है, जिसमें विभिन्न राज्य प्रायोजित और गैर राज्य अभिनेता शामिल हैं। मार्च 2011 में बशर अल असद के शासन के प्रति लोकप्रिय असंतोष ने पूरे सीरिया में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और लोकतंत्र समर्थक रैलियां शुरू कर दी, जो क्षेत्र में व्यापक अरब स्प्रिंग विरोध का हिस्सा था। आखिरकार इस्लाम से पहले सीरिया में कौन सा धर्म था। 634 में लेवेंट पर मुस्लिम विजय से पहले सीरिया पूर्वी रूढ़िवादी ईसाई धर्म का केंद्र था, जो बीजांटिन साम्राज्य का राज्य धर्म था। अब बात आती है कि क्या सीरिया पर फ्रांस का शासन था और सीरिया में फ्रांस से आजादी कैसे मिली। सीरिया ने 1941 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन 1 जनवरी 1944 तक इसे एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में मान्यता नहीं मिली। 1945 में लेवेंट संकट के आगमन के साथ सर विंस्टन चर्चिल द्वारा अधिकृत ब्रिटिश आक्रमण से प्रेरित होकर फ्रांसीसी ने 17 अप्रैल 1946 को अपने अंतिम सैनिकों को निकाल लिया। आखिर रूस ने सीरिया पर हमला कब किया था। 30 सितंबर 2015 को रूस ने सीरियाई गृह युद्ध में सीरियाई विपक्ष और इस्लामिक स्टेट IS के खिलाफ अपनी लड़ाई में सैन्य समर्थन के लिए बशर अल असद की सरकार के अनुरोध के बाद सीरिया में सैन्य हस्तक्षेप शुरू किया। सीरिया परंपरा क्या है।
सीरिया एक पारंपरिक समाज है जिसका सांस्कृतिक इतिहास लंबा है। परिवार, धर्म, शिक्षा और आत्म अनुशासन और सम्मान को महत्व दिया जाता है। पारंपरिक कलाओं के लिए सीरियाई लोगों का स्वाद अल समाह, डबके जैसे सभी रूपों और तलवार नृत्य जैसे नृत्यों में व्यक्त किया जाता है। सीरिया में कुर्द कौन है? कुर्द सीरिया में सबसे बड़ा जातीय अल्पसंख्यक है और सीरियाई आबादी का 5 से 10% हिस्सा बनाते हैं। सीरियाई गृह युद्ध के प्रभावों और सीरियाई तुर्की सीमा की पारगम्यता के कारण अनुमान कमजोर है। सीरिया में कुर्द आबादी तुर्की, ईरान और इराक जैसे आसपास के देशों में कुर्द आबादी की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। अब बात आती है कि आखिर सीरिया पहले कौन सा देश था। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि मध्य युग के दौरान सीरिया क्रूसेडर्स के नियंत्रण में आ गया और 1500 की शुरुआत से लेकर 19वीं सदी के अंत तक ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह फ्रांसीसी प्रभाव में आ गया और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार फ्रांस ने सीरिया क्यों छोड़ा? अरब राज्यों की लीग LAS परिषद ने 6 जून 1945 को सीरिया की स्वतंत्रता के लिए समर्थन व्यक्त किया और 8 जून 1945 को सीरिया से फ्रांसीसी सैनिकों की वापसी की मांग की। फ्रांसीसी सरकार 1 अगस्त 1945 को सीरियाई सेना की कमान सीरिया गणराज्य को हस्तांतरित करने पर सहमत हो गई। इस वीडियो में दी गई हर जानकारी सोशल मीडिया और विकिपीडिया से ली गई है। हमारी इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हिस्ट्री अनवेल्ड, अब होगा इतिहास का पर्दाफाश।